Hello my dear friends, how are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholar and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here today with another important topic of jurisprudence. In the last previous class of jurisprudence, we have already discussed about legal personality and corporate personality. In today's class, we will further discuss law and morality. आज का जो हमारा लेक्चर है वो लॉ और मॉरलिटी के ऊपर बेस्ड है। हालांकि लॉ और मॉरलिटी के रिगार्डिंग हम काफ़ी हद तक कुछ कंसेप्ट तो पहले क्लियर कर चुके हैं, लेकिन एक स्पेसिफिकली जो कंसेप्ट हमें क्लियर करना है लॉ एंड मॉरलिटी के रिगार्डिंग, वो जो है आज हम अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसमें तकरीबन 10 के करीब जो हैं एक्सपोनेंट्स हैं जिनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा व्यूज़ अवश्य लेंगे, क्योंकि जो ये 10 एक्सपोनेंट्स हैं ये लॉ एंड मॉरलिटी को बड़े अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं। लॉ एंड मॉरलिटी में क्या उनके डिफरेंसेस है, क्या लॉ एंड मॉरलिटी एक साथ एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, क्या दोनों का रिलेशनशिप है, ये है हम सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। हो सकता है हमारे इस टॉपिक पर 2 लेक्चर बने या हो सकता है एक लेंथी लेक्चर बने, वो डिपेंड करता है कि कितना लेक्चर मुझे सूटेबल लगेगा अपलोड करने के लिए और कितना मुझे ये लगेगा कि आप कितना लेक्चर सुनकर सेटिस्फाई हो सकते हो और उससे एंजॉय करके समझ पाओगे। चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। लॉ एंड मॉरलिटी बेसिकली क्या होता है, पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जो वर्ड है लॉ, उसको डिराइव किया गया है एक ट्यूटोनिक वर्ड, एक ट्यूटोनिक लैंग्वेज का एक वर्ड है लैग, जिसका मतलब होता है डेफिनेट। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि लॉ जो शब्द है वो एक ट्यूटोनिक वर्ड लैग से आया है, जिसका मतलब है डेफिनेट। और ये एक डेफिनेट रूल है, एक फिक्स रूल है, एक निर्धारित किया हुआ रूल है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। किसका निर्धारित किया हुआ रूल है? कंडक्ट का और ह्यूमन रिलेशन का, कि मनुष्य जो भी कंडक्ट करता है, जो भी वो व्यवहार करता है समाज में, उसी प्रकार के एक रिलेशन को शो करने के लिए ये जो लॉ वर्ड है, एक डेफिनेट रूल्स हैं वो लागू किए गए हैं और वो इक्वली सभी पीपल पर अप्लाई होते हैं, जो कोई भी देश है या कोई भी स्टेट है वहाँ पर। जैसे कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी कहती है कि लॉ इज़ ए रूल। लॉ जो है एक प्रकार का नियम है जो ज़्यादातर गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है, जिसका यूज़ किया जाता है सोसाइटी के अंदर, जो लोग कैसे व्यवहार करते हैं और उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। बेसिकली आप कह सकते हो कि लॉ का यूज़ तब होता है जब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है, समाज में शांति व्यवस्था स्थापित करनी होती है, तो लॉ को लाया जाता है। तो इस प्रकार इस डेफिनेशन से हम ये समझ सकते हैं कि लॉ जो है भारत के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें, भारत के हिसाब से देखें, तो एक ऐसा रूल है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। भारत के संविधान के तहत उनको कुछ पावर्स दी गई है, जिसमें पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट लेजिस्लेचर के तहत स्टेट जो है लॉ बनाती है। किस वजह से? फॉर द पर्पज़ ऑफ कीपिंग द पीस एंड सिक्योरिटी, जिससे कि समाज में एक शांति और सुरक्षा की व्यवस्था बनी रहे। और ऐसे रूल जो है वो रिटन फॉर्म में होते हैं, लिखित रूप में होते हैं, और उनको बार बार लागू करवाने के लिए नोटिफाई किया जाता है, बार बार लागू करवाने के लिए एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। मॉरलिटी को आप किस हिसाब से समझोगे? मॉरलिटी का मतलब होता है नैतिकता, नॉर्मल सेंस में मॉरलिटी नैतिकता। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? बिलीफ, किसी के विश्वास, धारणा, प्रिंसिपल, सिद्धांत और वैल्यूज़, कुछ जीवन के मूल्य इसमें शामिल होते हैं। वो ये कहते हैं कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, जो हमें ये बताते हैं, मॉरलिटी ही हमें ये बताती है कि कौन सी चीज़ राइट है और कौन सी चीज़ रॉन्ग है। और उसी के बेस पर हर एक व्यक्ति जो है अपना व्यक्तिगत जो अनुभव है उसको वहाँ पर साझा भी करता है। एक पर्सन का जो मॉरल, एक व्यक्ति जो होता है उसका जो नैतिक विश्वास है वो प्राय जो है किसी धर्म के आसपास ही होता है। आज अगर हिंदू है वो हिंदू धर्म में विश्वास करेगा, मुस्लिम है वो मुस्लिम धर्म में विश्वास करेगा। तो इस प्रकार से ये धर्म से ही बंधे हुए होते हैं जो भी हमारे मॉरल्स होते हैं। मॉरल्स में ऑल्सो भी ग्राउंडेड इन सेकुलर फिलोसॉफिकल थ्योरीज। मॉरल्स आप उसे भी कह सकते हो जो एक दार्शनिक तौर पर जो थ्योरीज निकल के आई हैं, जो सारांश निकल के आया है सही और गलत के बारे में, जो अलग अलग नीतियाँ, अलग अलग जूरिस्ट के द्वारा जो ओपिनियंस लेकर के आई है, आप मॉरल्स उसे भी कह सकते हो। फिर बात आती है कि क्या पुराने टाइम में मॉरलिटी का और लॉ का किसी प्रकार का डिफरेंस होता था? क्योंकि पुराने टाइम में जो धार्मिक ग्रंथ्स होते थे या राजा महाराजा जो होते थे वो उन धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से, पाप और पुण्य के हिसाब से ये निर्धारित करते थे कि किसी ने क्या दोष किया है, कोई किस प्रकार से अपराधी है। तो अर्ली स्टेजेस जो थी, सोसाइटी के जो अर्ली स्टेजेस थी
उसमें लॉ और मॉरल के प्रति के अंदर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। हिंदू लॉ में जो पूरा का पूरा स्रोत है वो वेद और स्मृति पर ही डिपेंड है। हम कभी भी ये नहीं देखते कि शुरुआत में लॉ, कानून और नैतिकता के बीच में किसी प्रकार का भेद हुआ, क्योंकि उस टाइम में जब नैतिकता थी वही तो लॉ होता था। जिसने नैतिक कार्य नहीं किया उसको ही दोषी ठहराया जाता था। हालांकि बाद में मीमांसा जो ग्रंथ था उसमें कुछ प्रिंसिपल डिसाइड किए गए थे किस प्रकार से इंजंक्शन का मतलब है कि किसी को किस प्रकार से आप कह सकते हो कि कुछ सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, वो उसमें डिसाइड होता था। जो ग्रीक लोग थे उनके टाइम पे जो नेचुरल राइट्स है उनको फॉर्मुलेट किया गया था, और नेचुरल राइट्स ही जो थे, जो प्राकृतिक तौर पर जो अधिकार मिले हुए थे, उसको थ्योरी के रूप में धीरे धीरे वो नैतिक लॉ की एक फाउंडेशन नींव बनती गई। जो रोमन ज्यूरिस्ट है वो ये कहते हैं कि जो नेचुरल लॉ था वो मॉरल प्रिंसिपल पर बेस्ड था। इस प्रकार से उसमें किसी प्रकार का डिफरेंस उस समय नहीं था। इन द मिडल एजेस, जब मध्य युग आया, उसके अंदर चर्च जो है वो प्रिवेल करने लगी यूरोप के अंदर, तो उसके बाद कुछ चेंजेज आए। नेचुरल लॉ था उसको थियोलॉजिकल बेसिस, थियोलॉजिकल का मतलब धर्म के आधार पर, कुछ नीतियों के आधार पर उसे लागू किया जाने लगा, और इस प्रकार से धीरे धीरे लॉ की स्थापना हुई, लॉ का उद्भव हुआ, लॉ का ओरिजिन हुआ। हालांकि जब 17वीं और 18वीं शताब्दी में अगर देखें तो नेचुरल लॉ की जो थ्योरीज थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई थी, और वो जो है नैतिक एक जो फाउंडेशन है, एक जो नियम था उसको निर्धारण किया गया। लॉ जो है लिंक हुआ मॉरल के साथ। अब लॉ जो बनते थे, जो कानून बनते थे, वो नैतिकता के हिसाब से होते थे कि किस प्रकार से जो चीज़ नैतिक तौर पे गलत है उसको कानून बना दिया गया, और जो नैतिक तौर पर सही है उसको कानून की कैटेगरी में नहीं रखा गया। उसके बाद जब 19वीं सेंचुरी आई तो ऑस्टिन ने एक थ्योरी प्रोपाउंड की गई। उसने ये थ्योरी दी कि जो लॉ है उसका नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है। जो लॉ सोवरन के द्वारा, सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, अथॉरिटी के द्वारा बना दी गया है वही फाइनल लॉ है। उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि क्या ये नैतिक तौर पे सही है या गलत है। उसने ये बात कही कि जो लॉ होता है वो सोवरन की कमांड होती है, सोवरन का एक आदेश होता है। उसने ये बात भी कही कि जो कमांड है जिसके साथ विषय वस्तु भी जुड़ी होती है जूरिस्प्रूडेंस में, वही उस कमांड को लेकर चलते हैं। मॉरल जो है किसी भी मायने में सब्जेक्ट मैटर नहीं है किसी भी स्टडी का, किसी भी पढ़ाई का। कई जूरिस्ट ये मानते हैं कि जो ऑस्टिन ने बात कही वो बिल्कुल सही है, लेकिन कई उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। जब हमने ऑस्टिन की लीगल पॉजिटिविज्म की थ्योरी पढ़ी थी, जो मैं लेक्चर बना चुकी हूँ जूरिस्प्रूडेंस का, जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर पहले वो लेक्चर भी देख लीजिए, समझ लीजिए। फिर ये बात कही गई कि मॉरल जो होते हैं वो जूरिस्प्रूडेंस में किसी प्रकार की विषय वस्तु का एक सब्जेक्ट नहीं होता। हालांकि ऑस्टिन के व्यू को कुछ ने तो एक्सेप्ट किया था और कुछ ने उसको रिजेक्ट भी किया था। 20वीं सेंचुरी में जब हैंस केल्सन आए थे, उन्होंने कुछ लीगल नॉर्म्स, कुछ आप कह सकते हो कानूनी तौर पर कुछ नियम उन्होंने बताए, वही जूरिस्प्रूडेंस का बाद में सब्जेक्ट मैटर बन गया। जो सोशियोलॉजिकल अप्रोच है, जो सामाजिक एक विचारधारा है लोगों की, वो डायरेक्टली मॉरल्स पर बेस नहीं हो सकती कि मॉरल तौर पर अगर आप सारी चीज़ें लेके चलोगे तो लोग कभी भी प्रिवेल नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से सोशियोलॉजिकल अप्रोच तो सोसाइटी में जो हो रहा है उसके हिसाब पर चलता था। तो दे ऑलवेज मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन लॉ एंड मॉरल्स के बीच में हमेशा से ही कुछ भेदभाव होता रहा है, चाहे वो स्टडी हो, सब्जेक्ट मैटर की हो, चाहे किसी की उत्पत्ति की बात हो रही हो, चाहे किसी के डेवलपमेंट विकास की बात हो रही हो, चाहे किसी के फंक्शन की बात हो गई हो कि किसने कैसे काम किया, उसकी एक्टिविटी की बात हो रही है, जो समाज को प्रभावित करती है वही सब लोग की कैटेगरी में आता गया। तो इस प्रकार से देयर फील्ड ऑफ स्टडी एक्सटेंड टू द वेरियस सोशल साइंस इंक्लूडिंग मॉरल। इस प्रकार से जो बार बार सामाजिक विज्ञान की जो स्टडी होती गई उसी के अंदर मॉरल को शामिल कर दिया गया, नैतिकता को शामिल कर दिया गया। अब बात आती है कि इंडिया में क्या पोजीशन है। जो इंडिया में पोजीशन है, जो एंशिएंट टाइम का हम डिस्कस कर चुके थे, वही मोस्टली इंडिया में पोजीशन थी। जो एंशिएंट ज्यूरिस्ट हैं, पुराने जो हिंदी ज्यूरिस्ट हैं, वो लॉ और मॉरलिटी के भेद में किसी प्रकार का भेद नहीं करते थे। बाद में धीरे धीरे एक्चुअल प्रैक्टिस में इनका भेद आने लगा। जो मीमांसा था, मीमांसा एक ग्रंथ था, उसमें ऑब्लिगेटरी का मतलब कि कंपलसरी और रेकमेंडेटरी, डायरेक्टरी रूल्स की बात कही गई और उनके बीच में डिफरेंस भी बताया गया। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, जो कमेंट्रीज थी, जो अलग अलग व्याख्याएं आती रही रिटन फॉर्म में, वो धीरे धीरे इस थ्योरी को एस्टेब्लिश करती गई। जो कमेंटेटर्स थे,
जो इस पर व्याख्या करने वाले लोग थे उन्होंने अलग प्रकार की थ्योरीज जो है मोरल के बेस पर दी। जो डॉक्ट्राइन ऑफ फैक्टम वैलिड की जो डॉक्ट्राइन है हिंदू लॉ में देखा जाता है कि फैक्ट्स जो होते हैं वो 1000 ऑफ टेक्स्ट से भी नहीं बदल सकता। जो फैक्ट है उसको बदला नहीं जा सकता। जैसे कि सीता जो थी वो राम की पत्नी थी, एक फैक्ट था, इसे आप कितने भी टेक्स्ट में कुछ गलत भी लिख दो तब भी ये बदला नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से अगर कोई लॉ का कॉन्ट्रावेंशन करता है, कोई ऐसा एक्ट है जो मॉरली गलत है, तो उसके बाद उसको जो है धीरे धीरे लॉ में लाया जाने लगा और उसको वैलिड करार दिया गया। हालांकि दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू लीगल इंजंक्शन। जो कानूनी तौर पर जो कुछ हमें आराम मिलता था, रिलीफ दिया जाता था, उसके अंदर इस प्रकार के इंजंक्शन को नहीं माना गया। हालांकि प्रिवी काउंसिल ने कई ऐसे डिसीजन भी दिए थे जिसमें लीगल और मॉरल इंजंक्शन की काफ़ी हद तक बात की गई थी। अब बात आती है कि क्या किसी प्रकार का अब कन्फ्यूजन है लॉ और मॉरल्स के बीच में, क्या लॉ जो है वो कोडिफाई हो चुका है, तो क्या इस प्रकार का कन्फ्यूजन वहाँ पर आ सकता है। लेकिन अभी भी मॉरलिटी के बेस पे कन्फ्यूजन आ रहा है, क्योंकि अभी तक जैसे लिव इन रिलेशनशिप की बात आती है तो उसमें एक शादीशुदा आदमी भी किसी अनमैरिड के साथ अगर रह रहा है तो मॉरली उसे सही नहीं माना जाता, लेकिन लीगली अभी उसी पर किसी भी प्रकार का सैंक्शन नहीं है। तो कहीं ना कहीं लॉ और मॉरल जो है अभी भी एक दूसरे के साथ कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। फिर बात आती है कि जो मॉरल लीगल फिलोसफी है वो क्या कहती है। जो लीगल है, जो लॉ बना है, उसके बारे में कुछ फिलोसफी है, और मॉरल के बेस पर, नैतिकता के बेस पर आप फिलोसफी को कैसे डिफाइन करोगे। लीगल फिलोसफी मस्ट बी बेस्ड ऑन मॉरल वैल्यूज़। जो कानूनी एक दर्शन शास्त्र होता है, कानूनी जो विचारधारा होती है, वो पूरी तरह से कह सकते हो कि मॉरल नैतिकता पर वो बेस्ड होती है, और वही लोगों को बार बार मोटिवेट भी करती है, बार बार उनको हौसला अफजाई भी करती है कि जिससे वो समाज में बदलाव ला सके। हालांकि जो मॉरलिटी के पीछे कुछ साइंस का फैक्ट्स है जो हमेशा ये कहता है कि जो मॉरलिटी है उसके कुछ सिद्धांत होते हैं और आदमी जो है उन्हीं सिद्धांतों के अकॉर्डिंग काम करता है। जब आदमी मॉरलिटी के सिद्धांतों को मानता है तभी वो समझता है कि ये गलत है, ये सही है, ये पाप है, ये पुण्य है। जब तक वो नैतिकता की बात को मानेगा ही नहीं तो वो पाप पुण्य को समझ नहीं पाएगा। जैसे किसी जीव को मारना पीटना हम मानते गलत है, लेकिन जब नैतिकता को हम मानने लग जाते हैं तो हम उस चीज़ को पाप की भी संज्ञा देने लग जाते हैं। हम उसको ये मानते हैं कि किसी जानवर को अगर हम मारते हैं तो पाप लगेगा। इसी तरह से जब हिंदुओं में गऊ की बात आती है तो गऊ को माता के नाम से पुकारा जाता है। जब उसको ठोकर भी मारा जाता है तब ये माना जाता है कि गलत है, पाप है, पाप की कैटेगरी में आता है। जब मॉरल की बात होगी तो पाप की बात आएगी, और जब लॉ की बात होगी, जब राइट और रॉन्ग की बात आएगी, तो ये इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस हो जाता है। कहता है कि जब राइट और रॉन्ग के बीच में जब आदमी डिफरेंस क्रिएट करने लग जाता है तो वही सामाजिक तौर पर एक बैलेंस जो है समाज में बना पाता है। तो जो लॉ का पर्पज़ है वो पर्पज़ है मेंटेन करना जस्टिस को, न्याय को मेंटेन करना, जिससे कि समाज में जो कुछ पाबंदियां लगी हैं उन पाबंदियों को आप कंट्रोल कर सको। जो समाज में कुछ व्यवस्था बिगड़ी हुई है उस व्यवस्था को आप सुधार सको। और जो मॉरल फिलॉसफी है वो कानूनी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर आज़ादी को बढ़ावा देती है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो मॉरल लीगल फिलॉसफी है वही लॉ बनाने में काफ़ी हद तक रोल निभाता है। द मॉरल व्यू ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस एक्सपाउंड्स द प्रिंसिपल ऑफ लॉ एज इट इज़ ought टू बी। जो नैतिक तौर पर जो ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो विचार है, नैतिक तौर पर जो विचारधारा ज्यूरिस्प्रूडेंस के रिगार्डिंग है, उसका मतलब ये है कि ought टू बी की बात लेके चलता है कि जो लॉ है वो ought टू बी होना चाहिए, यानी कि उसको माना जाना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना, वी शुड अवॉइड मिस्टेक्स, हमें गलतियां नहीं करनी चाहिए। वी शुड ओबे और पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वी ought टू डू दैट वर्क, वी ought टू फॉलो द रूल्स, तो हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो इस प्रकार का जो प्रिंसिपल है वो मॉरल व्यूज है ज्यूरिस्प्रूडेंस में आता है। इट इज़ नीदर कंसर्न विद द हिस्टोरिकल पास्ट, ये किसी भी प्रकार से पास्ट के साथ नहीं जुड़ा हुआ, ये किसी भी प्रकार से मौजूदा हालात में भी इसका बदलाव करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब फ्यूचर में किसी रूल को फॉलो करने की बात आती है तो ought टू बी वर्ड जो है वो मॉरलिटी के बेस पर होता है। जो मेन फीचर होते हैं किसी भी एथिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, एथिकल का मतलब है मॉरलिटी, मॉरल के बेस पे जो ज्यूरिस्प्रूडेंस होता है उसकी जो मेन विशेषताएं होती है वो इस प्रकार से हैं। द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, जो न्याय का एक व्यवस्था है, न्याय का जो सार है, उसके पीछे कुछ फिलोसफिकल, दार्शनिक और नैतिक वैल्यू होती है। और लॉ और जस्टिस जो है पूरी तरह से एक दूसरे के साथ
जुड़े हुए होते हैं। लॉ इज़ ए मीन्स टू अटेन द एंड्स ऑफ जस्टिस। लॉ का मतलब है कि वो न्याय दिलवाए। ऐसा नहीं है कि लॉ जब बना है तो वो न्याय दिलवाने के पर्पज़ से ही बना हुआ है, लेकिन जैसे जैसे हालात बदलते जाते हैं, जैसे जैसे राजनीति अपना खेल करती जाती है, जैसे जैसे मौजूदा टाइम में यूपी में जो हाथरस का और बलरामपुर का जो रेप की वारदात काफ़ी उठ रही है, जहाँ अभी तक न्याय की बात हो ही नहीं रही है, तो इस प्रकार से कई बार लॉ जो है वो राजनीतिक दबाव में दब जाता है और न्याय नहीं कर पाता। थस लॉ इज़ ओनली एन इंस्ट्रूमेंट। तो इस प्रकार आप कह सकते हो कि लॉ सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट, एक दस्तावेज है जिससे कि न्याय को प्राप्त करने के उद्देश्य की पूर्ति करी जाती है और धीरे धीरे इसमें बदलाव भी किया जा सकता है। अब बात आती है कि जो एथिकल व्यू है, जो मोरलिटी के बेस पर जो जूरिस्प्रूडेंस का व्यू है, क्या वो अटेनमेंट ऑफ जस्टिस को फुलफिल करता है? तो ये भी रियलिटी है कि जब लॉ बनाया गया था तो वो इसी मकसद से तो बनाया जाता है कि न्याय दिलवाया जाए, लोगों में एक न्याय की भावना प्रकट करी जाए और लोग जो है अन्याय और न्याय को समझ पाएँ मोरलिटी के बेस पर। द स्टडी ऑफ डिफरेंस, जब दो चीज़ों के बारे में डिफरेंस की बात आती है कि लॉ और जस्टिस, क्या लॉ जो है वो पूरी तरह से जस्टिस प्रोवाइड करता है? अब मौजूदा टाइम में जो लॉ है हमारे देश में, क्रिमिनल जो लॉ है उसमें क्या है, एक्यूज्ड सेंट्रिक है। सारा का सारा जब तक कि दोषी साबित ना हो जाए वो व्यक्ति, तब तक उसको एक्यूज़ की कैटेगरी में रखा जाता है और जो भी सबूत है वो उसके खिलाफ इकट्ठे किए जाते हैं। इतनी ज़्यादा राइट्स दे दिए गए हैं एक्यूज़ को कि विक्टिम जिसके साथ एक्चुअल में क्राइम होता है वो बहुत कुछ भोगता है। तो कहीं ना कहीं लॉ और जस्टिस के स्फेयर का डिफरेंस भी मोरलिटी जो है डिसाइड करती हैं। एथिकल साइनिफिकेंस और लीगल कंसेप्शन, जो एथिकल का मतलब है, जो मोरलिटी जो महत्व है, नैतिकता का जो महत्व है कानूनी विचारधारा को आगे लाने में, वो भी काफ़ी अहम रोल निभाता है। द मोरल और फिलोसॉफिकल व्यू, जो नैतिक और एक दार्शनिक विचारधारा है कि लॉ जो है वो किसी व्यक्ति की विल से जुड़ा हुआ है, ये विचारधारा कहीं ना कहीं उलट साबित हो जाती है। क्योंकि अगर व्यक्ति विशेष की विचारधारा माने जाने लगी तो आम पब्लिक का क्या होगा? जब लॉ बनाया जाता है तो पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लोगों के लिए बनाया जाता है, उसमें एक पर्टिकुलर व्यक्ति के हिसाब से लॉ की फ्रेमिंग नहीं की जा सकती। द प्रोक्सीमेट ऑब्जेक्ट, प्रोक्सीमेट का मतलब जो मेन ऑब्जेक्ट है जूरिस्प्रूडेंस का, उसका मतलब है कि हर एक व्यक्ति को आज़ादी उपलब्ध हो फॉर अटेनमेंट ऑफ ह्यूमन परफेक्शन, जिससे कि आदमी पूर्णता की प्राप्त कर सके। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर पूरी आज़ादी दे दी जाती है इंडिविजुअल को तो क्या किसी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर समाज में मेंटेन हो पाएगा? तो किसी भी कंडीशन में लॉ एंड ऑर्डर समाज में मेंटेन नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से जो प्रोक्सीमेट ऑब्जेक्ट है लॉ बनाने का वो फुलफिल नहीं हो पाता। इट इज़ इन द सेंस दैट फिलोसॉफिकल जूरिस्प्रूडेंस बिकम द कॉमन ग्राउंड। तो ये कहा जा सकता है कि जो दार्शनिक जूरिस्प्रूडेंस है वो एक सामान्य, मुख्य, कॉमन का मतलब है सभी में साझा एक ग्राउंड है, आधार है, जिसे नैतिक और कानूनी जो विचारधारा है उसको नया रूप दिया जा सके। और एथिकल जो वैल्यूज़ हैं, जो नैतिकता के बेस पर जो वैल्यूज़ हैं, जो नियम हैं, जो हमारे मूल्य हैं, नैतिक मूल्य हैं, उसको जूरिस्प्रूडेंस में बढ़ावा दिया जा सके। अब बात आती है कि इसके कितने एक्सपोनेंट्स हैं जो लॉ एंड मोरलिटी को सपोर्ट करते हैं। इनमें फर्स्ट है ह्यूगो ग्रोटियस, जो हमने फिलोसॉफिकल जूरिस्प्रूडेंस में करा, स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में। इमैनुएल कांट, फिचे, हेगल, सेबेलिस, कोहलर, स्टेमलर, डेल वैक्यू, गेस्ट और लॉन एंड फुलर, ये जो है एक्सपोनेंट्स हैं, इनके नाम आप याद रखना। ये जो मैंने नाम जिस हिसाब से 1 2 3 की फॉर्म में लिखा है, ये एरा के हिसाब से ह्यूगो ग्रोटियस पहले आए, फिर उसके बाद इमैनुएल कांट आए, फिर फिचे, फिर हेगल, फिर सेबेलिन, कोहलर, स्टेमलर, डेल वैक्यू, गेस्ट और लॉन एंड फुलर आए। तो इस प्रकार से ये कंटिन्यूटी में एक दूसरे के, आप कह सकते हो, सक्सेशन के तौर पर आते चले गए। इन्होंने लॉ और मोरलिटी के महत्व को काफ़ी डिटेल में बताया, जिसको हम डिटेल में ही डिस्कशन करेंगे। ह्यूगो ग्रोटियस जो है वो एक डच स्कॉलर हैं, डच रिपब्लिक के स्कॉलर हैं, और 1583 से 1645 से आप कह सकते हो शुरुआत हुई थी। इन्होंने जो है नेचुरल लॉ के ऊपर काफ़ी लाइट डाली है, काफ़ी रोशनी डाली है। ये नेचुरल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस और फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस दोनों में अहम रोल निभाते हैं। ग्रोटियस ने पूरी तरह से नेचुरल लॉ को एक्सपेल्ड कर दिया कि जो गुड स्कॉलर्स होते हैं और लॉयर्स और थिंकर्स होते हैं वो नेचर, प्रकृति के हिसाब से ही लॉ के अंदर अपना कुछ रोल निभा सकते हैं, प्रकृति के हिसाब से ही अपना कोई रोल चुनते हैं, चाहे वो भगवान में कि उसका विश्वास हो या ना हो। कहने का मतलब है जब लॉ बन जाता है तो उसके रिगार्डिंग जो स्कॉलर्स हैं और जो उस लॉ को बनाने वाले लोग होते हैं वो क्या है, काफ़ी हद तक प्रकृति को मानते हैं, चाहे उनका कॉन्फिडेंस भगवान से आया हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
ग्रोटिस ने ये बात भी कही थी कि जो एथिकल और मॉरल्स होते हैं नेचुरल लॉ के, वो पूरी तरह से समाज और सैन क्रेचर का मतलब है जिसको होशो वास हो, किसी पागल व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, जो एक मानसिक तौर पर एक संपन्न व्यक्ति है, उसका और समाज के संबंध के बेस पर ही लॉ का निर्धारण होता है, चाहे वो व्यक्ति क्रिश्चियन या नॉन क्रिश्चियन हो। ये क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन की बात क्यों हो रही है? क्योंकि ये इंग्लिश थे, ये यूरोपियन कंट्रीज़ के रहने वाले थे, तो वहाँ पर मोस्टली क्रिश्चियन जो है रिलीजन फॉलो किया जाता है, तभी क्रिश्चियन की बात कर रहे हैं। नॉन क्रिश्चियन में क्या है, सारे आ जाते हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी अदर कास्ट हैं, अदर रिलीजन्स हैं। ग्रोटिस ने फिर एक आइडिया दिया कि जैसे सिंपली वॉर की उन्होंने परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि जैसे युद्ध के अंदर प्राकृतिक, राष्ट्रीय और जो सेलेशियल का मतलब है कि जो खगोलीय जो कानून होता है उसको अलग अलग सिचुएशन में निर्धारित किया जाता है। जब युद्ध की बात आती है ना, तो प्राकृतिक तौर पर भी बचाव किया जाता है, लोगों को भुला दिया जाता है। प्रकृति है, राष्ट्रीय स्तर पर है या आसमानी ताकतें हैं, उनको भुला दिया जाता है। उन्होंने प्रपाउंड किया फंक्शनल नेचुरल लॉ को, कि जो नेचुरल लॉ होता है उसको फंक्शनली जब तक काम नहीं किया जाएगा तब तक इंटरनेशनल लेवल पर उन प्रिंसिपल्स को, उन सिद्धांतों को फॉलो नहीं किया जा सकता, जो इक्वली सभी स्टेट्स पर एक इक्वली अप्लीकेबल होती है, जो युद्ध और शांति की व्यवस्था को बनाए रखने में अहम रोल निभाती हैं। उन्होंने फिर ये बात कही कि नेचुरल लॉ जो होता है वो इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब है कि उसको आप चेंज नहीं कर सकते, चाहे भगवान खुद आकर भी कह देना कि जो प्रकृति के बनाया हुआ लॉ है उसको बदला जाएगा, तब भी प्रकृति का जो लॉ है उसको बदल नहीं सकते। आज प्रकृति का लॉ क्या कहता है कि आज अगर आप किसी को 1 रुपया दे रहे हो तो बदले में आपको उसका 10 गुना मिलेगा। अगर आज आप किसी की मदद कर रहे हो तो उसके बदले में आपको कभी ना कभी 10 गुना मदद आपको मिल जाएगी। इसी प्रकार से जब आप झूठ के बल पे आज धोखा देकर किसी से कुछ रुपया प्राप्त करते हो या धोखा देकर अपने मतलब निकलवाते हो, तो कल को 10 गुना कोई और आपसे वही मतलब निकलवाएगा। तो प्रकृति का नियम है, एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा आप बोओगे वैसा ही आपको काटना पड़ेगा। वो अलग बात है कि उसको काटने में आपको हो सकता है 10 साल लग जाए, हो सकता है 15 साल के बाद आप वो काटो, लेकिन जो आपने कर्म किए हैं उनका भुगतान आपको करना ही पड़ेगा। तो यही ह्यूगो ग्रोटिस का कहना है कि जो नेचुरल लॉ है, नेचुरल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस भी यही कहता है कि जो प्रकृति का जो लॉ है वो चेंज नहीं हो सकता, चाहे भगवान खुद आकर धरती पे कह दे कि आप इस लॉ को चेंज करें। फिर बात आती है सेकंड नंबर पर इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट ने बुक लिखी थी क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न। उसमें उन्होंने फॉर्म और मैटर, फॉर्म का मतलब है जिससे लॉ बनता है और जिस विषय पे लॉ बनता है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश की है। तो इन्होंने कहा है कि लॉ जो है फॉर्म और मैटर के बेस है, कि फॉर्म का मतलब कैसे उसको बनाया गया, मैटर कौन से मुद्दे पे बनाया गया, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो हमारी सेंस होती है, जैसे हमारी 5 सेंसेस होती हैं, सूंघने की, देखने की, खाने की, स्वाद लेने की, तो कहते हैं ये सेंसेस जो है मनुष्य के एक्सपीरियंस से ही निकल के आई है। इस प्रकार से जो लॉ है, ऑर्डर है, वो मनुष्य के माइंड से ही एक नया आकार उसको दे सकते हैं। मनुष्य क्या चाहता है, किस प्रकार के माहौल में रहना चाहता है, कैसे लॉ होने चाहिए, उनकी सहूलियत के हिसाब से फिर लॉ का निर्माण किया जाता है। इमोशंस इमोशंस जो हमारी मनुष्य की जो भावनाएं हैं वो सिर्फ एक परसेप्शन है, वो एक आप कह सकते हो कि काल्पनिक तौर पर है, उसको किसी प्रकार का समय के अनुरूप नहीं ढाला जा सकता। जो परसेप्शंस होते हैं, जो हमारी काल्पनिक सोच होती है, वो पूरी तरह से हम तब अनुभव कर पाते हैं जब कोई कैजुअलिटी हो जाती है, जब हमें उसकी ज़रूरत महसूस होती है। आज जब तक हमारे साथ कुछ गलत नहीं होता, हम कभी नहीं कहेंगे कि लॉ बनना चाहिए। जिस दिन हमारे साथ कुछ गलत होगा, हम उससे संबंधित लोग की सोचते हैं कि अगर ऐसा कानून होता तो आज मुझे न्याय मिल पाता। तो जैसे कोई कैजुअलिटी होती है, जैसे किसी को ज़रूरत पड़ती है, क्वालिटी होती है, कितनी मात्रा में लॉ का निर्माण होना चाहिए, क्या कितनी पनिशमेंट रखनी चाहिए, कितना उसमें कंपनसेशन होना चाहिए, कितना उसको सज़ा मिलनी चाहिए, कितना फ़ाइन होना चाहिए, ये सारा का सारा अनुभव के आधार पर जजेस डिसाइड कर सकते हैं। जो मोस्टली जो जजेस जजमेंट देते हैं वो सामान्य नियमों पर होता है, सामान्य सिद्धांतों पर होता है। ह्यूमन माइंड जो होता है ना, मनुष्य का दिमाग, वो ज़रूरी नहीं कि फ्री विल की आवश्यकता के हिसाब से चले। हर इंसान की अलग अलग इच्छाएं होती हैं, तो हर एक की इंसान की इच्छाओं के हिसाब से लॉ का निर्माण नहीं हो सकता। जो आदमी को जो आज़ादी दी जाती है वो उसकी इच्छाओं के आधार से नहीं दी जाएगी, बल्कि वो एथिकल वैल्यू के हिसाब से मनुष्य को कितनी फ्रीडम दी जानी चाहिए, कितना सेल्फ डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, उसका कितना दृढ़ निश्चय है, वो सारा का सारा देख कर ही किसी लॉ का निर्माण किया जा सकता है। कांट ने फिर ये बात कही कि जो कैटेगरी है
इम्पेरेटिव का मतलब होता है जब आदेश किसी को दिया जाता है, कोई ऐसा कानून बनाया गया जो कंपलसरी फॉलो किया जाएगा। कहता है कि जब कोई ऐसे लॉ की बात आती है तो वो एथिकल वैल्यू पर बेस्ड होता है, नैतिकता पर ही बेस्ड होता है। कांट के अनुसार जो मॉरल लॉ होता है, नैतिक जो लॉ होता है, वो कैटेगरिकल इम्पेरेटिव, उसको बांटा गया है। इम्पेरेटिव का मतलब है कि एक प्रकार से इम्पेरेटिव वैल्यू उसकी रखी गई है। इम्पेरेटिव कह सकते हो आदेश पूर्ण उसकी वैल्यू रखी गई है। देयर इज़ नो लॉ और अथॉरिटी ओवर इट, इसके ऊपर किसी प्रकार का कानून और अथॉरिटी नहीं है। ड्यूटी इज़ ऑलवेज ए ड्यूटी, जो कर्तव्य होता है वो हमेशा ही एक कर्तव्य होता है, और ड्यूटी जो है हमेशा कंपलसरी होता है, ऑब्लिगेटरी होता है। इट शुड बी डन एनीवे, इसको आप किसी भी तरीके से करिए। आपकी ड्यूटी है कि आप अपने पेरेंट्स को की सेवा करेंगे, वो आपके ऊपर है कि आप मान लो दोपहर को ड्यूटी करते हो तो रात को उनकी सेवा करें, या जैसे भी है वो आप पर डिपेंड होता है। जो नैतिक लॉ होते हैं ना, वो पूरी तरह से सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, पूरे संसार में नैतिकता को माना जाता है। कांट ने फिर ये बात कही कि जो ओपिनियन होता है ना किसी व्यक्ति का, उसको आप कैटेगरी में डिवाइड तो कर सकते हो, लेकिन वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होना चाहिए। जैसे कि महाभारत के युद्ध में क्या हुआ था कि जो लाइफ परपरेटेड थी युधिष्ठिर के द्वारा, और उसने ये बात कही कि जब द्रोणाचार्य को मारा गया उसके रिगार्डिंग एक झूठ बोला गया, तो वो झूठ जो है कांट के अनुसार एक इमोरल एक्ट था, एक गलत कार्य था जो नैतिकता का उल्लंघन कर रहा था, क्योंकि वो उसके गुरु थे। युधिष्ठिर के गुरु होने के बावजूद उन्होंने गुरु के सामने झूठ बोला, और जिसके कारण गुरु की मृत्यु हो गई, गुरु को जो है धोखे से मार दिया गया। तो इस प्रकार से नैतिकता का पतन माना जाएगा। मॉरल लॉज जो है कभी भी परिस्थितियों के अनुसार चेंज नहीं हो सकते। आज अगर आप किसी को जानवर को मार रहे हो और वो जो है आज एक इमोरल एक्टिविटी है, अगर कल को आप कहते हो जानवर मुझे मारने वाला था और मैं उस वजह से उसको मारा, तब भी वो इमोरल एक्टिविटी तो रहेगी ना, उसको आप मॉरलिटी के बेस पर तो कभी नहीं लेके आ सकते। तो यही बात इमैनुअल कांट का कहने का है कि जब मान लो कोई एक्ट आप कर रहे हो, अगर वो इमोरल है तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कौन से सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, कौन सी परिस्थितियों के हिसाब से वो एक्ट किया। अगर आपने वो एक्ट किया है, अगर वो गलत एक्ट है तो उसे गलत की कैटेगरी में ही रखा जाएगा। फिर कांट ने ये बात कही कि जो एथिकल वैल्यू है, कांट का पूरी तरह से उस पर विश्वास था। कांट ने ये बात कही जो मॉरल लॉज होते हैं उन्हीं के बेस पर दूसरे लॉ बनाए जा सकते हैं। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो आया था, उससे पहले क्या था, घरेलू हिंसा होती थी, महिलाओं के साथ बुरे व्यवहार होते थे, मार दिया जाता था, पीट दिया जाता था। और जो दहेज का केस होता था क्रूल्टी का 498 एमएसी आईपीसी में, उसमें 7 साल तक की शादी का प्रोविज़न था। अब 7 साल के बाद अगर किसी लेडी के साथ कुछ गलत हो रहा है, घर में घरेलू हिंसा हो रही है, तो क्या किया जाए। तो उस मामले में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया, वो क्या था, पूरा मॉरलिटी पर बेस्ड ही तो था। फिर है कि लॉ जो है पूरी तरह से इंस्पायर्ड होता है, सिर्फ एक किसी की इच्छा से इंस्पायर्ड नहीं होता, बल्कि हाइपोथेटिकल एक अनुमान लगाया जाता है कि क्या उसको कंपलसरी लागू किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। जो लॉ होता है पूरी तरह से जो परिस्थितियां हैं उनके परिणामों का एक रिजल्ट ही होता है। आज कुछ जैसे निर्भया वाला कांड हुआ था 2012 के अंदर, जो रेप केस की बात थी, गैंग रेप केस की बात थी, उस टाइम सोसाइटी में रिक्वायरमेंट थी कि कुछ बदलाव आना चाहिए, तो बदलाव भी आया था। इसी प्रकार से कह रहे हैं कि जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए कि अर्निंग वेल्थ कैन नॉट बी एन अनक्वालिफाइड कमांड। अगर आप दौलत कमा लेते हो बहुत ज़्यादा, तो ये नहीं कहा जा सकता कि गलत आपने काम किया है, बल्कि ये पूरी तरह से मनुष्य की ज़रूरतों, मनुष्य की दशाओं, उनकी योग्यताओं पर ही निर्भर करता है। दूसरे लॉ जो होते हैं वो क्या है, एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं। मोरल जो है एक्सपीरियंस बेस्ड नहीं होता, मोरल लॉ तो एप्रियोरी होता है, जो पहले से कुछ घटित हो चुका होता है उसी के हिसाब से लॉ बनाया जाता है। दे आर रिलेटेड नॉट टू वट, वो इस चीज़ से रिलेटेड नहीं होते कि क्या बनाना है। लॉ जो मॉरलिटी के बेस पे बनेगा उसमें ये होता है ought to be, कि ये बनाया जाना चाहिए। दे आर एक्सियोलॉजिकल नॉट फैक्चुअली, फैक्ट पर डिपेंड नहीं होता बल्कि परिस्थितियों पर ही डिपेंड होते हैं। कांट ने फिर इस बात पर पॉइंट दिया कि जो जनरल लॉ होते हैं उसमें कहीं ना कहीं जस्टनेस की बात होनी चाहिए। जस्टनेस का मतलब है उचित होना चाहिए, उचित बात होनी चाहिए। मोरलिटी के बेस पर अगर कोई लॉ बना रहे हो तो उसमें भी कुछ उचित तथ्य होना चाहिए। कांट के अनुसार जो लेजिस्लेशन है वो तब इफेक्टिव हो सकता है, कोई कानून तब प्रभावशाली होगा जब उसको पूरे ग्रुप की इच्छा के हिसाब से लागू किया जाए। जैसे ट्रिपल तलाक का मैटर था, हालांकि ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया गया, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया कि जब लगातार 3 बार तलाक कह दिया, तलाक के बिद्दत जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। ये क्या है, किसी एक मुस्लिम वूमन की इच्छा पे नहीं हुआ,
इसमें जब एक मुस्लिम वुमन ने रिट फाइल की तो उसके साथ साथ कितनी और मुस्लिम वुमेंस थी जो सफ़र कर रहे थे, जिनको काफ़ी हद तक जब इंस्टेंट तलाक दे दिया जाता था उनको काफ़ी हद तक भुगतान करना पड़ता था। उसी के बेस पर एक लॉ बनाया गया जो यूनाइटेड लॉ था। फिर बाद में कांट ये कहता है कि जो भी गुड गवर्नमेंट होती है वो आज़ादी को ध्यान में रखते हुए लॉ बनाएगी कि किसी की आज़ादी का भी हनन ना हो और लॉ का भी निर्माण हो जाए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब इंटरनेशनल लॉ में कुछ इफ़ेक्टिव करना हो, कुछ प्रभावशाली करना हो, तो अंतर्राष्ट्रीय जो अथॉरिटी होती है वो जो अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग देश के हिसाब से ही इंटरनेशनल लेवल पर कोई लॉ बनाया जा सकता है। किसी एक देश के हिसाब से, जैसे यूएसए की सबसे ज़्यादा कमांड है, चाइना की कमांड है, अगर ये कह दिया जाए कि चाइना के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लॉ बने तो नहीं बन सकता। जब तक सभी स्टेट्स की उसमें विल नहीं होगी तब तक लॉ का निर्माण नहीं किया जा सकता। यही कांट का जो व्यू था। आज हम इतना ही डिस्कशन करेंगे। अगर हम पूरा करेंगे तो काफ़ी लेंथी लेक्चर हो जाएगा और मैं नहीं चाहती ज़्यादा लेंथी लेक्चर हो। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो तकरीबन 30-31 मिनट का हो गया है। तो एक बार आप अच्छे से रिवाइज इसे कर लेना। जैसे इंट्रोडक्शन दे दिया कि लॉ एंड मॉरलिटी क्या है, फिर हमने डिस्कस किया कि एंशिएंट एरा में किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं था। फिर है कि जैसे जैसे ऑस्टिन आया, 17th-18th सेंचुरी आई, धीरे धीरे कोडिफाइड लॉ की बात होने लगी, तब जो है लॉ और मॉरलिटी के बेस पे लॉ का निर्माण किया जाने लगा। फिर है कि इंडिया में क्या पोजीशन है। पुराने टाइम में इंडिया में किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं होता था, लेकिन मौजूदा टाइम में कोडिफिकेशन की वजह से काफ़ी डिफरेंसेस अराइज हो रही हैं। जो मॉरल लीगल फिलोसफी का हमने डिस्कशन किया, फिर हमने 10 जो इसके एक्सपोनेंट्स हैं जो मेनली उनको हमने देखा, फिर ह्यूगो ग्रोटिस को डिस्कशन किया और इमैनुअल कांट को किया। तो इस प्रकार से आप ये रिवाइज भी करते रहिए। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी गेन नहीं कर सकते। होप आपको आज का मेरा ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए फर्दर यूजफुल हो सकता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि जो फर्दर जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिल जाए जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो। कोरोना के इस काल में आप अपना, अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने नेबरहुड का अच्छे से ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।